हेलो बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल डिटेल में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि रखा हुआ है उसको रोटेट करें तो उसको रोटेट करने में बच्चों कितना वर्क हमें करना पड़ेगा और वो वर्क कहां जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम इसके बनते हैं। सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में भी बहुत अच्छे अच्छे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, एक एक चीज बारीकी से समझाई जाएगी इस लेक्चर में आपको। चलिए हम शुरू करते हैं। मान लो बच्चों एक स्पेस में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लेता हूं। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। लेट्स से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हर जगह क्या है, सेम। क्लियर है बच्चों। अब इसमें मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर देता हूं। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ये आपको पता ही है। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। लेट्स से मैंने इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया like this। ठीक, this is dipole length, the separation between them is dipole length। क्लियर है बच्चों। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं बच्चों, इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है बच्चों, 0। कैसे? इस वाले चार्ज पर फोर्स इधर लग रही होगी विच इज एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्यू इनटू ई वेक्टर, और इस वाले चार्ज पर बच्चों फोर्स इधर लग रही होगी विच इज एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू इनटू ई वेक्टर। नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्ट करती है और पॉजिटिव चार्ज पर अलॉन्ग। यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्यों? द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस इज सेम, दैट्स व्हाई नेट टॉर्क ऑन इट इज आल्सो 0। क्लियर बच्चों। अब मान लो बच्चों मुझे इसको रोटेट करना हो, मान लो मुझे इसको रोटेट करना हो तो अपने आप तो रोटेट बच्चों ये होगा नहीं, अपने आप तो ये रोटेट होगा नहीं। दैट मीन्स अगर मुझे इस सिस्टम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना है तो आई हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट व्हाट, काउंटर टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका एक्सप्रेशन आप पढ़ चुके हो। वो कितना आता है बच्चों, P क्रॉस E। एक लेक्चर में, डाइपोल के लेक्चर में मैं ये सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब मान लो बच्चों मैं जनरल चीज आपसे कहता हूं कि मान लीजिए जो डाइपोल है, मान लीजिए जो डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये डाइपोल किसी भी टाइम पर थीटा एंगल बना रहा था। लेट्स से डाइपोल जो है किसी भी टाइम पर थीटा या लेट्स से θ1 एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से, और आपने इसको और रोटेट किया फर्दर θ2 एंगल तक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। इनिशियली मान के चलिए इनिशियली जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरीके से था और आपने इसको स्लाइटली और रोटेट किया θ2 एंगल तक। क्लियर एकदम। मतलब कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे डाइपोल को θ1 से, बिल्कुल जनरल चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, θ1 से θ2 तक रोटेट करना है। मुझे डाइपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट करना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ये मैं निकालना चाहता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। तो θ1 क्या हो गया, इनिशियल एंगल सस्पेंडेड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, और θ2 क्या हो गया, फाइनल एंगल सस्पेंडेड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों इसको यहां से यहां तक रोटेट करने में, मुझे टॉर्क लगाना होगा। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस सिचुएशन में जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस की वो अलग अलग है, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के इसको
एक काउंटर टॉर्क प्रोवाइड कर रही होंगी, मतलब ये इसको इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगी, मतलब कि ये दोनों फोर्सेस मिलकर के इसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन करने की कोशिश करेगी। इसका भी रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब मान लो मैं इसकी एक इंटरमीडिएट स्टेट लेता हूं, मतलब कि लाइक दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इस तरीके से है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी भी एक इंस्टेंट पर ये थीटा एंगल सस्पेंड कर रहा है। मान लीजिए किसी भी एक इंस्टेंट पर ये जो डाइपोल है वो कितना एंगल सस्पेंड कर रहा है? थीटा, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इस टाइम पर जो ये दोनों फोर्सेस हैं ये इसको O पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क प्रोवाइड कर रही होंगी बच्चों? टाउ बराबर P क्रॉस E, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो PE साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसी टॉर्क के अगेंस्ट आपको एक एंटी टॉर्क लगाना है टू रोटेट दिस डाइपोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, P is constant, E is constant, but theta is not constant. Theta is uniformly increasing. Let's say in our case, it is increasing from theta 1 से theta 2. तो जो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड कर रहा है वो लगातार बढ़ रहा है। दैट मीन्स मुझे भी कंटिन्यूअसली अपना टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा इसके साथ साथ टू रोटेट दिस। और अगर ऐसा होगा और अगर इस कंडीशन में मुझे वर्क निकालना होगा तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं डायरेक्ट जैसे वर्क बराबर F डॉट S मैं नहीं कर सकता, मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? तो मुझे इसको स्लाइटली रोटेट करने में कितना वर्क किया वो पहले निकालूंगा और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। क्लियर एकदम? मान लो इस इंस्टेंट पर ये इतना टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको, तो लगभग इसको घुमाने में मुझे इतना ही टॉर्क देना पड़ेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन। क्लियर है? इस वाले टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। और मुझे इसको रोटेट करने में, एक्सटर्नल एजेंट को इसको रोटेट करने में इतना ही लगभग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा। मतलब टाउ एक्सटर्नल भी लगभग कितना ही होगा? PE साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंटी टॉर्क। अब मान लो इस टॉर्क को लगाते हुए मैंने इसको d थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया, वेरी स्मॉल लाइक दिस। मान लो मैंने इसको d थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया, तो व्हाट इज द रोटेशनल वर्क? कितना काम मुझे करना पड़ा इसको यहां से यहां तक रोटेट कराने में? तो जैसे कि F डॉट dx, तो ऐसे ही यहां पर क्या आ जाएगा? टाउ डॉट d थीटा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? वो कितना हो जाएगा बच्चों? टाउ एक्सटर्नल इंटू d थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों के बीच में एंगल क्या है? सेम। तो सिंपली क्या आ जाएगा? PE साइन थीटा d थीटा। ये क्या निकाला बच्चों आपने? बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या निकाला है आपने बेबी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in rotating this dipole in uniform electric field via some angle d theta, very small. अब ऐसे बहुत सारे वर्क होंगे। कंप्लीट वर्क निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करूंगा अब मैं? इंटीग्रेशन। To calculate complete work done by the external agent, we will do integration, P constant, E constant, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया। Now we will put the values. Now we will put the limits. यहां पर लिमिट किसकी लगेगी बच्चों? थीटा की। बताओ थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है? इनिशियल थीटा इज थीटा 1 और फाइनल थीटा इज थीटा 2। तो लेट्स से इसको मैं थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करा देता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर माइनस बाहर, माइनस PE कॉस थीटा और लिमिट्स थीटा 1 से
थीटा टू, तो ये क्या आ गया बच्चों, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, समझना जरा। अब इसकी ब्यूटी पर भी बात करेंगे। तो ये क्या निकाला आपने, ये क्या निकाला है आपने, व्हाट इज दिस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग दिस डाइपोल फ्रॉम थीटा वन से थीटा टू। ध्यान से समझना जरा चाहिए। This is the work done by the external agent in rotating this dipole from angle theta 1 से theta 2 inside this uniform electric field। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, वेयर दिस वर्क विल गो? According to law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed, it just changes form. Now where this work will go? ये जितना भी कार्य मैंने किया, मान लो ये वर्क आया 5 जूल, where this 5 जूल will go? This 5 joule work will change the potential energy of the system. Now what is system? This dipole and uniform electric field, most important. That means where this work will go बच्चों, ये वर्क किसके बराबर होगा, डेल्टा यू। और आपको मालूम ही है ये वाली बात कि डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल या फिर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? फिलहाल मैंने वर्क डन किसका निकाला है, एक्सटर्नल का, तो ये किसके बराबर होगा, सिंपली डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा टू माइनस यू इनिशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा वन। और वो कितना आ रहा है बच्चों, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? याद करो ऐसी ही चीजें हम पहले भी कर चुके हैं जब पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की, वहां पर भी ऐसा ही एक्सप्रेशन आया था। और उसके बाद में किसी एक पॉइंट पर जब मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता था तो अपने इनिशियल पॉइंट को इंफिनिटी ले लेता था। अगर यहां पर भी किसी पर्टिकुलर थीटा पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो एक ऐसा पॉइंट मान लो अपनी कॉमन सेंस से जहां पर पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो बोल सको। अब इंफिनिटी तो यहां पर होगा नहीं, क्योंकि सिंपली मैं तो रोटेट कर रहा हूं, मैं तो सिंपली डाइपोल को रोटेट कर रहा हूं। तो कॉमन सेंस मैंने क्या लगाई कि यहां पर जो एंगल आया है वो आया है कॉस, और जब थीटा होता है 90 वहां पर कॉस होता है 0 एट कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मान लो मैं इनिशियल एंगल जो कि थीटा 1 है 90 डिग्री ले लूं, मतलब कि सिचुएशन अगर मैं ऐसे ले लूं, ध्यान से सुनो, सिचुएशन अगर मान लो मैं ऐसे ले लूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल लाइक दिस, इस तरीके से डाइपोल है, मतलब इनिशियल एंगल कितना है थीटा 1 अपना 90 डिग्री। तो यहां पर मैं कॉमन सेंस से कह सकता हूं कि u एट थीटा 90 डिग्री विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। लेट अस सपोज ऐसे मैंने मान लो मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री 0 मान ली। तो बच्चों ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो सिंपली एक्सप्रेशन क्या आ गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा क्या आ गया बच्चों, माइनस पीई कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, ये एक्सप्रेशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई विच इज माइनस पीई कॉस थीटा कब आया है, जब आपने 90 डिग्री पे 0 माना है। अब आपको कहेगा सर देखो cos 0 तो cos 90 तो 0 होता है, ये बात तो तय है, मतलब एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये टर्म तो ब्लो अप होगी। अब कोई कहेगा सर मैं नहीं मान रहा 0, मत मान, कुछ और ले ले, बता क्या लेगा, सर मैं अल्फा लूंगा, अल्फा ले ले। तो यहां पर यू एट थीटा माइनस अल्फा बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा विच इज माइनस पी डॉट ई, इस अल्फा को उधर भेज दो। तो यू एट थीटा कितना आ गया, माइनस पी कॉस थीटा प्लस अल्फा। अब आपको हो गया सब चेंज हो गया। तो हमें तो मतलब चेंज से होता है ना, हमें तो मतलब होता है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी से। तो किसी एक पर्टिकुलर थीटा 1 पे क्या आ जाएगी अब पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पी कॉस थीटा 1 प्लस अल्फा। थीटा 2 पे क्या आ जाएगी, माइनस पी कॉस थीटा 2 प्लस अल्फा। चेंज निकाल यही आएगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम कंसेप्ट
एकदम कंसेप्ट क्लियर है. सो व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट P इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्रॉम एंगल θ1 से θ2 व्हिच इज माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1. बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. डायरेक्ट एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है इतना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, अगर उसको मैं 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाऊंगा, कैलकुलेट द वर्क डन. डायरेक्ट कैलकुलेट द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. डायरेक्ट. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए. अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में. चलिए बच्चों, सो हमने देख लिया कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल के सिस्टम को θ1 से θ2 तक रोटेट करना हो, जनरल बात बताओ, तो इतना वर्क आता है. Work done by external agent in rotating the dipole from θ1 से θ2 will be equal to the change in the potential energy of the system, which is uθ2 minus uθ1 will be equals to minus PE cos θ2 minus cos θ1. अब बच्चों इसके बेसिस पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं. अब आपको मालूम ही है इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब कि नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो. इक्विलिब्रियम बच्चों तीन तरीके के होते हैं, आपको पता होगा. स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि वह पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लीस्ट. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वह पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम. कैसे पता करते हैं ये बात आप 11वीं क्लास में कर भी चुके हैं. मान के चलिए इस तरीके से एक सिस्टम ले लेता हूं, लाइक दिस. यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है. तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में है, ये बात तो तय है. नेट फोर्स जीरो है, रेस्ट में है. अगर मान लो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं इसकी इनिशियल पोजीशन से, ऐसे मान लो इसको मैं ऊपर की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस करूं और अपनी फोर्स हटा दूं, तो बताओ कहां जाएगी ये बॉल? क्या ऊपर भाग जाएगी? नहीं भैया, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगी. दैट मीन्स दिस पोजीशन इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये स्टेबल है भाई. यहां पर हर कोई इस दुनिया में अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये यहां पर स्टेबल है. लेकिन अगर मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, हल्की सी फोर्स लगाई और अपनी फोर्स हटा दी, तो ये वापस ऊपर नहीं मूव करेगी. ये जिधर आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. दैट मीन्स ये अनस्टेबल में बैठी हुई थी. ये तो सोच रही थी कोई आए मुझे डिस्प्लेस करे और मैं उसी डायरेक्शन में भाग जाऊं. और ये क्या है भैया, न्यूट्रल है. इसको जहां छोड़ दोगे वहीं रह जाएगा. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? तो ऐसे ही यहां पर भी एक सिस्टम होते हैं बच्चों. अब देखो जरा, इक्विलिब्रियम तो दो तरीके के बन सकते हैं बच्चों. नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो. मतलब कि एक कंडीशन तो ये हो गई बच्चों, माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू यहाँ पर, लाइक दिस. और डाइपोल मूवमेंट है कुछ इस तरीके से P. व्हाट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री. तो देखो इक्विलिब्रियम तो है, नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है. देख रहे हो आप, नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है. इक्विलिब्रियम में तो है. वहीं अगर मान लीजिए बच्चों इस डाइपोल को मैं ऐसे रखूं, इस डाइपोल को मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर, डाइपोल मोमेंट इधर, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री. कितना हो गया? 180 डिग्री. देखो अभी भी इक्विलिब्रियम में तो है, नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है बच्चों अभी भी. लेकिन ये चेक करना है कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल. पहले बिना मैथमेटिक्स से करूंगा बच्चों. अगर मान लो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा, ऐसे फील करो, मान लो मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स अभी भी ऐसे लग रही है, और डिस्प्लेस करके इसको स्लाइटली ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो किधर जाएगा? ये दोनों फोर्सेस मिलकर के इसको कैसे घुमाएंगी? मतलब कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स. मतलब कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वहीं इसकी मैं बात करूं तो इसको आप स्लाइटली रोटेट कर दो, लाइक दिस. फोर्स ऐसे लग रही है बच्चों, ध्यान से देखना. और जैसे ही मैं इसको स्लाइटली रोटेट करके छोड़ूंगा तो ये दोनों फोर्सेस मिलके इसको कैसे रोटेट करेंगी? मेरी फोर्स की डायरेक्शन में. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम?
मतलब जैसे ही आपने अपनी एक्सटर्नल फोर्स हटाई, एक्सटर्नल टॉर्क हटाया, तो ये उसी डायरेक्शन में घूम गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो भरा बैठा था भाई, कब कोई मुझे स्लाइटली डिस्प्लेस करे और मैं घूम जाऊं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज व्हाट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली चेक करते हैं यार पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है किसी भी एंगल थीटा पर? माइनस पी डॉट ई विच इज माइनस पीई कॉस थीटा। चलो यहां पर थीटा कितना है बच्चों? यहां पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों थीटा पर? माइनस पीई, क्योंकि कॉस 0 होता है 1। यहां पर कितनी होगी बच्चों थीटा बराबर 180 पर? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस पीई, कॉस 180 होता है बच्चों -1 विच इज पीई मैक्सिमम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम एनर्जी। हर कोई इस दुनिया में अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। कई बच्चों के दिमाग में ये होता है सर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0, नहीं, नेगेटिव में भी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो ये सारी कहानी हो गई बच्चों इक्विलिब्रियम की। क्लियर है एकदम? तो इक्विलिब्रियम की कहानी भी हमने कहाँ से सीखी है? पहले हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का, कि क्या पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, और कंपटीशन में भी इसके सिंपल प्रॉब्लम्स बनते हैं। वो इक्विलिब्रियम के बारे में भी आपसे बात करता है बोर्ड में। इक्विलिब्रियम के बारे में जरूर आपसे बात करेगा कि बताओ डायपोल इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास में डिस्कस कर रखा है कि जो भी सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है वो ही एसएचएम करता है। मतलब कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये रोटेट करेगा ऐसे, ये एसएचएम करेगा, ये तो उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा भाई साहब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और इसका टाइम पीरियड ये सब मैं कैलकुलेट करा चुका हूं। क्लियर है एकदम? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद करो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कराई हुई है 3 पॉइंट पर। कौन कौन सा? एक तो एक्सियल लाइन पर, एक इक्वेटोरियल लाइन पर, और एक जनरल पॉइंट पर। ऐसे ही हम यहां पर पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो जो लाइन उनको ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं बच्चों एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो उसके एक्सिस के किसी भी एक पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद इक्वेटोरियल लाइन मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके बाद जनरल पॉइंट। क्लियर है? हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए हम शुरू करते हैं। मान के चलिए बच्चों एक डाइपोल है हमारे पास, एक सिस्टम है। मान लीजिए दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ये सिस्टम बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, and separation between them is, let's say, 2L. Separation between them is 2L. So electric dipole moment is what? Q into 2L. Clear है ना? Okay, fine. And its direction is from negative charge to positive charge. आपको पता ही है क्योंकि डाइपोल लेंथ बहुत छोटी होती है, तो सारी कैलकुलेशन हम डाइपोल के सेंटर से करते हैं। मान लीजिए एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट है, लेट्स से P, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है। मुझे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम? दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिख देंगे और दोनों को उठा करके ऐड कर देंगे। सिंपल, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बारे में भी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा बच्चों? ये डिस्टेंस कितना बनेगा? इफ दिस इज r, दिस इज l, सो दिस इज व्हाट? r माइनस l। बहुत बढ़िया। ये डिस्टेंस कितना बनेगा बच्चों? इफ दिस इज r, दिस इज l, सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट? r प्लस l। बहुत बढ़िया। चलो, सो P पॉइंट पर बच्चों, P पॉइंट पर प्लस Q की वजह से पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? P पॉइंट पर प्लस Q की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? K Q बाय R माइनस L। बहुत बढ़िया। और P पॉइंट पर माइनस Q की वजह से कितना होगा बच्चों? माइनस KQ अपॉन
आर प्लस एल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस हमें लगाना ही होता है। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो गया बच्चों? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, सिंपली वी विल ऐड इट, क्योंकि क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड कर देंगे। सो क्या आ जाएगा? के क्यू बाय आर माइनस एल माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल। चलिए अब हम एलसीएम लेंगे, के क्यू बाहर तो इसका एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, नीचे ऊपर आएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस ऑफ एल। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आर से आर कैंसिल, तो ये क्या हो गया? 2l। सो क्या बन जाएगा ये? के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये क्या बन गया बच्चों? p। ये क्या बन गया? p। तो सिंपली के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दैट्स द नेट पोटेंशियल। बट आपको मालूम है बच्चों, यहां पर हम छोड़ेंगे नहीं, आपको मालूम है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस आर। आपको ये सब मालूम ही है, मतलब कि ये जो L है बच्चों वो क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। दैट मीन्स L स्क्वायर तो और भी ज्यादा स्मॉल होगा। दैट मीन्स वी कैन नेग्लेक्ट L स्क्वायर इन कंपेरिजन ऑफ R स्क्वायर। दैट मीन्स फॉर सिंप्लिसिटी नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ गया बच्चों? Kp अपॉन में R स्क्वायर। That's the answer. That's the expression of electric potential due to electric dipole at a point on the axis. क्लियर बच्चों? इसको आप नोट करिए। चलिए नाउ वी विल डिस्कस इट्स सेकेंड केस, और वो क्या है बच्चों? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर एकदम? चलिए हम ड्रॉ करते हैं। मान के चलिए मैं एक इलेक्ट्रो डाइपोल ड्रॉ बना लेता हूं। लेट्स से माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, लाइक दिस। ये क्या हो गया सिस्टम? लेट्स से डाइपोल लेंथ इज 2l, सेंटर इज O। अब इस सेंटर से एक लाइन पास हो रही है बच्चों, अभी हम इस पर और चर्चा भी करेंगे कि लाइन पास हो रही है, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है एकदम? सेंटर से थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा ढंग से बना लेना। सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, लेट से P, जो कि यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर है। यहां पर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी वजह से नेट पोटेंशियल पता है आपको, ऐड कर देना। सिंपल, इसको ज्वाइन करिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट चार्ज से ज्वाइन करिए, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज r, दिस इज l, सो दिस इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सेम हेयर, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? यहाँ पर भी ये डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। चलो अब P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल लिखना है, तो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल बोलो एट पॉइंट P कितना होगा? के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस क्यू की वजह से बोलो माइनस के क्यू बाय अंडर रूट, सेपरेशन इज सेम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नेट पोटेंशियल के लिए क्या होगा बच्चों? दोनों को उठा करके चुपचाप, दोनों को उठा करके हम क्या कर देंगे? ऐड। तो सिंपली क्या आ जाएगा बच्चों? के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है, पोटेंशियल इज जीरो। बट इस रिजल्ट को हमें यही नहीं सीमित रखना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस लाइन के किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, उस पर नेट पोटेंशियल हमेशा जीरो आएगा। चेक इट, किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, नेट पोटेंशियल हमेशा जीरो आना है भाई, क्योंकि इस लाइन पर पड़ने वाले सभी पॉइंट्स की दूरी इन दोनों चार्जेस से सेम होगी। पहला पॉइंट, मतलब कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ऑलवेज जीरो। W विल बी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब बात हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ थोड़ा सा इमेजिन करो, इसको ब्लैक बोर्ड से बाहर निकाल लो। यहां पर ये रही इक्वेटोरियल लाइन, इस लाइन के पैरेलल मान लो यहां पर कोई और लाइन है, तो भाई यहां पर भी इस पॉइंट पर भी सारे इस पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पर, उन सभी पॉइंट की इन दोनों चार्जेस से दूरी सेम होगी, तो इस लाइन पर भी पोटेंशियल जीरो होगा। इसके पहले दूसरी लाइन है, वहां पर भी जीरो होगा, इसके पीछे पहले दूसरी लाइन है, यहां पर भी जीरो होगा। तो ये लाइन नहीं है जिस पर पोटेंशियल जीरो है, ये प्लेन है, प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। उस प्लेन पर पड़ने वाले समस्त पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? जीरो। दैट मींस वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन दिस प्लेन इज व्हाट? जीरो।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा और इसको नोट करिए, हम इसका लास्ट केस अब डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके लास्ट केस को, विच इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। ध्यान से देखिए, एक डाइपोल हमने बनाया हुआ है, सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल सस्पेंड कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पर नेट पोटेंशियल निकालना है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, उसको ध्यान रखना। थोड़ी सी कैलकुलेशन है विद लॉजिकल अप्रॉक्सीमेशंस, उसको ध्यान रखिएगा आप अप्रॉक्सीमेशन में कैसे लेना हो। अच्छा, एक बात तो तय है ना कि दिस डाइपोल लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज नॉट दैट मच लार्ज जो कि ब्लैक बोर्ड पर शोन है, इतनी नहीं है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है? दिस सेपरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इन पॉइंट को ज्वाइन कर लिया भैया। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होता है किसी भी एक पॉइंट पर। बट प्रॉब्लम ये है, इन पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारी समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि ना तो मैं बीपी डिस्टेंस पता कर सकता और ना ही मैं एपी डिस्टेंस पता कर सकता, क्योंकि थीटा तो वेरी करेगा ना यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैंने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन करनी शुरू करी। वो क्या है? अच्छा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको पीछे की तरफ एक्सपेंड कर सकता हूँ? इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है, मैं इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, बिल्कुल। और यहां से मैं एक मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं लाइक दिस, लेट्स से दिस पॉइंट इज m। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये बात तो तय है। अब इस ट्राइंगल में गौर फरमाओ, इस ट्राइंगल में गौर फरमाओ, ये लेंथ होगी l, ये लेंथ तो है होगी हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल थीटा है, तो बेस कितना होगा? ये l cos थीटा। इफ दिस इज l, दिस इज थीटा, तो ये कितना होगा? l cos थीटा। ये लेंथ कितनी होगी? l cos थीटा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, व्हाट इज एमपी? एमपी क्या होगा बच्चों? एमपी डिस्टेंस क्या होगा? एमओ प्लस ओपी, विच इज आर प्लस एल कॉस थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर शॉर्ट डाइपोल, जो कि होता ही है, मतलब दिस सेपरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वी कैन से दैट MP is nearly equals to AP. MP is nearly equals to AP. ये दोनों लेंथ लगभग लगभग बराबर है। मतलब कि AP लगभग लगभग कितना आ गया बच्चों? AP अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? R प्लस L cos थीटा। इन द सेम मैनर मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, लेट्स से दिस इज N। इस ट्राइंगल पे गौर फरमाओ, ये एंगल थीटा, ये तो L ही होगा हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना होगा इसका? L cos थीटा। अगेन ये कितना होगा? L cos थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम बच्चों? नाउ व्हाट इज NP? NP क्या होगा? यहां से देखो, ध्यान से देखो, दिस इज R, दिस इज L cos थीटा, सो NP इज व्हाट? R minus L cos थीटा। Again, for short dipole, matlab this is very very small, we can say NP is nearly equals to BP. NP is nearly equals to what? BP. matlab this length and this length is near about same, and this length and this length is near about same. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपली BP कितना आ गया बच्चों? नियर अबाउट BP कितना आ गया? R minus L cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तो सिंपल है बच्चों, P पॉइंट पर Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? KQ अपॉन में BP, विच इज KQ अपॉन में BP कितना आया है? R माइनस L cos थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? माइनस Q की वजह से कितना होगा बच्चों? माइनस Q की वजह से माइनस KQ अपॉन AP, और AP कितना आया है बच्चों? R प्लस L cos थीटा। अब नेट पोटेंशियल कितना होगा ये तो आपको मालूम ही है, क्या करने वाला हूं मैं, दोनों को उठा करके ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? KQ अपॉन में R माइनस L cos थीटा माइनस KQ अपॉन में R प्लस L cos थीटा
के क्यू कॉमन निकाल लो और एलसीएम ले लो, तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल आउट, तो कितना आ गया बच्चों के क्यू, ऊपर आ जाएगा 2l कॉस थीटा अपॉन में नीचे आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया बच्चों P, तो कितना आ गया देखो नेट पोटेंशियल के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन कहानी यहां पर अभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगेन आपको मालूम है दिस एल इज वेरी वेरी स्मॉल, एल इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स एल स्क्वायर तो और भी ज्यादा स्मॉल होगा, दैट मीन्स you can neglect L square in comparison of R square, you can put L square बराबर 0, मतलब पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, that means potential का जनरल एक्सप्रेशन कितना आ गया Kp cos theta upon R square, that's the general expression। और वो दोनों रिजल्ट यहां से निकल जाएंगे, एक्सिस से केस में थीटा हो जाएगा 0, यहां पर 0 पुट करो तो देखो वही आ गया Kp बाय R स्क्वायर, इक्वेटोरियल के केस में थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, यहां पर 90 पुट करो तो पोटेंशियल आ गया 0। So that's the general expression बच्चों। किसी भी थीटा पर, थीटा बराबर 30 डिग्री पर पोटेंशियल पूछ ले, थीटा बराबर 45 पर पूछ ले, कहीं पर भी पूछ ले, अब मैं बता सकता हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे ही रोकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालता हूँ, उसको रोटेट वगैरह कराते हैं तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम किस तरीके के होते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से स्पेस में अब मैं कहीं पर भी नेट पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। थैंक यू।